की विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा से सांसद, परम आदरणीय श्री नितिन नवीन जी आज हरियाणा में पहुंचे हैं। हरियाणा में गुरुग्राम की पवित्र धरती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहुंचने पर मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, उनको वंदन करती हूं। इस कार्यक्रम के सूत्रधार जिन्होंने पूरे भारत में 14 अगस्त को एक स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाए, विषय सब भारतीयों के सामने, युवा पीढ़ी के सामने आए, जिन्होंने राजनीति की दिशा बदल दी कि ईमानदारी से भी राजनीति कैसे हो सकती है, जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां देकर बहुत सारे लोगों को घर बैठाने का काम किया, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका भी मैं आज यहाँ पहुँचने पर बहुत ही स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे गुरुग्राम लोकसभा से सांसद हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय राव इंद्रजीत जी, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारी बड़ी बहन केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य बहन सुधा यादव जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, परम पूजनीय आदरणीय आचार्य स्वामी धर्मदेव जी और परम आदरणीय गुरु मां आनंद मूर्ति जी, परम आदरणीय महंत राम सुख दास जी, विभाजन विभीषिका स्मृति न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश जुनेजा जी, हरियाणा सरकार में हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, आए हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, बुजुर्ग, नौजवान साथी, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। यहाँ की नदी नदी में गंगा है और यहाँ के कंकर कंकर में शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों से कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। लेकिन 14 अगस्त 1947 को भारत को एक राष्ट्र पुरुष नहीं समझा गया। भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों को जीती हुई आत्मा नहीं समझा गया। उस समय चाहे जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे जिन्ना थे, चाहे रेड क्लिफ थे, चाहे माउंट बैटन थे, सबने भारत को एक जमीन का टुकड़ा समझा और करोड़ों भारतीयों को एक वस्तु समझा कि जिसको यहां से उठाकर वहां हम कैसे भी रख सकते हैं। जीते जागते राष्ट्र पुरुष भारत को अमानवीयता के तहत अखंड भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए और जीते जाते भारतीयों की आत्मा को कुचलने का काम उन्होंने किया, क्योंकि केवल सत्ता की लोलुपता थी। जवाहरलाल नेहरू को भी प्रधानमंत्री बनना था
और जिन्ना को भी प्रधानमंत्री बनना था। आज हम सब बड़ी संख्या में आज ये स्मृति दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और मैं केवल इतनी सी बात आप सबसे कहना चाहूंगी कि किस तरीके से भारत के दो टुकड़े हुए, कैसे लोगों ने वो विभीषिका का दंश झेला। आज आप सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, लेकिन जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं वो कौमें नष्ट हो जाती हैं। आज हमारी युवा पीढ़ी जो इस बात से अनभिज्ञ है कि हमें स्वतंत्रता कैसे मिली, जो आज इस बात से अनभिज्ञ है कि हमें स्वतंत्रता के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, तो आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि इस स्मृति दिवस को बनाने का हेतु तभी हमें मिलेगा जब हम युवा पीढ़ी को 14 अगस्त 1947 को जब जवाहरलाल नेहरू अपनी नई शेरवानी बनवा रहे थे, अपना भाषण लिख रहे थे कि जब 15 अगस्त को देश आजाद होगा तो मैं क्या बोलूंगा, लाखों लोग उस विभाजन की विभीषिका का दंश सह रहे थे, लाखों लोग विस्थापित हुए थे और हजारों बहनों की अस्मिता लूटी गई थी, कितने लोग शहीद हुए। तो आज की युवा पीढ़ी को इन सब विषयों से अवगत करवाने का समय आ चुका है। आप सबसे यही प्रार्थना करते हुए कि हमें ये कहानियां ना रह जाएं, युवाओं के सामने इन सभी विषयों पर लेकर आना है ताकि युवा इस देश के साथ जुड़े, भारत की संस्कृति के साथ जुड़े। आप सब आज इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ आए हैं, मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, 1947 का बंटवारा लाखों लोगों के विस्थापन, हत्याओं और बलात्कारों की ऐसी बर्बरता थी जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। जब देश की बेड़ियों को काटना था, उस समय के शाही शासकों ने मां भारती की भुजाएं काट दी। भारत और भारतवासियों के प्रति नफरत की बुनियाद पर एक ऐसे देश को जन्म दिया गया जो लगभग 8 दशकों के बाद भी मजहबी उन्माद और आतंकवाद से उभर नहीं पाया है। आइए उस रक्त रंजित पीड़ादायक दौर की कुछ झलकियां देखते हैं इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से। एक लकीर जिसने इतिहास बदल दिया। किसी देश का इतिहास केवल उसके राजाओं, युद्धों और राजनीतिक फैसलों से नहीं बनता, वह उन लोगों की स्मृतियों में भी रहता है जिनकी जिंदगी इन फैसलों से बदल जाती है। भारत का विभाजन ऐसी ही एक घटना थी। सन 1947 भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का वह वर्ष जिसे स्वतंत्रता के वर्ष के रूप में याद किया जाता है। लगभग 2 शताब्दियों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहने के बाद भारत आजाद हुआ। ये वो स्वप्न था जिसके लिए अनगिनत लोगों ने संघर्ष किया, जेलें भरी और अपने प्राणों का बलिदान दिया। किंतु स्वतंत्रता के उसी ऐतिहासिक क्षण के साथ एक ऐसी रक्त रंजित त्रासदी ने भी जन्म लिया जिसने करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा सदा के लिए बदल दी। इस विभाजन का निर्णय अचानक नहीं लिया गया था। वर्षों से चली आ रही राजनीतिक असहमतियां, प्रतिनिधित्व के प्रश्न, सांप्रदायिक तनाव, ब्रिटिश शासन की नीतियां और सत्ता हस्तांतरण की जल्दबाजी, इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर उस क्षण को जन्म दिया जब देश के विभाजन का निर्णय लिया गया। नक्शे पर खींची गई एक सीमा रेखा ने केवल भूभागों को नहीं बल्कि नदियों, खेतों, नगरों, परिवारों और पीढ़ियों की साझी स्मृतियों को भी अलग कर दिया। इतिहास इसे दुनिया के सबसे बड़े जन प्रवासों में से एक मानता है, लेकिन आंकड़े उस पीड़ा को पूरी तरह नहीं बता सकते। लोगों ने अपने घर छोड़े,
खेत पीछे छूटे, दुकानें, मंदिर, गुरुद्वारे, स्कूल और बाजार पीछे रह गए। बहुत से लोग यह सोचकर निकले कि हालात सुधरेंगे और वे लौट आएंगे। कई घरों पर ताले लगे रह गए, वे ताले फिर कभी नहीं खुले। रेलवे स्टेशन उस समय की सबसे गहरी स्मृतियों में बदल गए। रेलगाड़ियों में परिवार, बच्चे, बुजुर्ग और अपना जितना सामान बचा सके उतना लेकर लोग अनजान जगहों की ओर जा रहे थे। कहीं लोग मिल रहे थे, कहीं बिछड़ रहे थे। किसी को पता नहीं था कि अगला पड़ाव कहां होगा। यह केवल जगह बदलने की यात्रा नहीं थी, लोगों को अपने सामाजिक संसार से भी अलग होना पड़ा। फिर भी इसी विस्थापन के बीच एक और कहानी शुरू हुई अपने जीवन को फिर से खड़ा करने की। डेरा इस्माइल खां से दिल्ली तक। विभाजन की चर्चा अक्सर पंजाब और बंगाल जैसे बड़े क्षेत्रों तक सीमित रह जाती है, लेकिन इन सीमाओं के भीतर ऐसे अनेक नगर थे जिनकी अपनी अलग कहानी थी। सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर बसा डेरा इस्माइल खां भी एक ऐसा ही शहर था। यहां अलग अलग समुदाय लंबे समय से साथ रहते आए थे। बाजार, मोहल्ले और पारिवारिक रिश्ते इस साझा जीवन का हिस्सा थे। शहर में रहने वाले अनेक हिंदू परिवार, जो बाद में डेरावल समुदाय के रूप में पहचाने गए, अपने घरों को छोड़ने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। लेकिन 1947 में हालात तेजी से बदलने लगे। असुरक्षा बढ़ी, अफवाहें फैलने लगी, रास्ते सुरक्षित नहीं रहे। भारत पहुंचने के बाद उन्हें शरणार्थी शिविरों और अस्थायी बस्तियों में रहना पड़ा। रोजगार निश्चित नहीं था, साधन कम थे और भविष्य का कोई भरोसा नहीं था। फिर भी धीरे धीरे जीवन पटरी पर आने लगा। डेरावल समुदाय अपने साथ भाषा, भोजन, व्यापारिक अनुभव और सांस्कृतिक परंपराएं लेकर आया था। दिल्ली उनके लिए नई कर्म भूमि बनी। करोलबाग, राजेंद्र नगर, लाजपत नगर और राजधानी के दूसरे हिस्सों में नई बस्तियां विकसित हुई। छोटी दुकानों और व्यवसायों से शुरुआत हुई। परिवारों ने बच्चों की पढ़ाई पर जोर दिया। समय के साथ ये लोग दिल्ली के सामाजिक और आर्थिक जीवन का हिस्सा बन गए। बंगाल, बंटवारे की एक लंबी छाया। बंगाल में विभाजन का अनुभव कुछ अलग था। यहां विस्थापन 1947 पर समाप्त नहीं हुआ। आने वाले वर्षों में भी परिवार पूर्वी बंगाल से पश्चिम बंगाल की ओर आते रहे। बंगाल की पहचान केवल उनकी जमीन से नहीं थी, उसकी नदियां, भाषा, साहित्य, संगीत और सामाजिक संबंध लोगों के जीवन का हिस्सा थे। लेकिन 1947 के बाद लगातार बढ़ते तनाव और असुरक्षा ने धीरे धीरे परिस्थितियां बदल दी। 1949 के अंत और 1950 की शुरुआत में हिंसा ने इस पलायन को तेज कर दिया। ढाका, बरिसाल, खुलना और दूसरे इलाकों में हुई घटनाओं के बाद बड़ी संख्या में परिवार भारत पहुंचे। अप्रैल से जुलाई 1950 के बीच ही लगभग 12 लाख हिंदू पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए। कोलकाता का सियालदा स्टेशन इस विस्थापन का बड़ा प्रतीक बन गया। हजारों लोग वहां पहुंचे और लंबे समय तक अस्थायी परिस्थितियों में रहे। इन विस्थापितों में राजवंशी और मतुआ जैसे समुदायों के अनेक परिवार भी थे। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों से लेकर कोलकाता और उसके आसपास तक नई बस्तियां बनने लगी। सुविधाएं कम थी, रहने की जगह सीमित थी, रोजगार की समस्या थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपनी जगह बनानी शुरू की। यदि पंजाब के विस्थापितों की स्मृतियों में रेलगाड़ी एक स्थायी प्रतीक बनकर उभरती है, तो बंगाल के अनेक परिवारों की स्मृतियों में एक नदी बार बार लौटती है। वह नदी जिसे कभी पार करना पड़ोसी गांव जाने जैसा सहज अनुभव था, अब दो देशों की सीमा बन चुकी थी।
एक किनारे पर बचपन था, दूसरे किनारे पर भविष्य। बीच में केवल जलधारा नहीं बल्कि इतिहास की एक गहरी रेखा बह रही थी। कहीं वह पद्मा थी तो कहीं इच्छामती। समय के साथ इन समुदायों ने पश्चिम बंगाल के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में अपनी जगह बनाई। मतुआ समुदाय की धार्मिक और सामाजिक परंपराएं नए इलाकों में भी आगे बढ़ी। राजवंशी समाज ने अपनी भाषा, लोक संगीत और लोक संस्कृति को जीवित रखा। इस तरह विस्थापन के बावजूद सांस्कृतिक जीवन समाप्त नहीं हुआ। विभाजन उनकी स्मृति का हिस्सा रहा, लेकिन उनकी पूरी पहचान नहीं बना। पंजाब और बंगाल की कहानियां अलग थी, लेकिन एक बात समान थी। लोगों ने अपने जीवन को फिर से खड़ा किया। स्वतंत्रता के बाद भारत में नई संस्थाएं बन रही थी, संविधान तैयार हो रहा था, प्रशासनिक व्यवस्था बदल रही थी। इसी समय लाखों विस्थापित परिवार भी अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे थे। स्मृतियों से बनी विरासत। विस्थापित परिवार अपने साथ सिर्फ यादें और निजी सामान ही नहीं बल्कि किताबें, संगीत, भोजन, भाषा और परंपराएं भी लेकर आए थे। धीरे धीरे इन परंपराओं ने नए शहरों में अपनी जगह बनाई। दिल्ली के दरियागंज और बाद में खान मार्केट की पुस्तक संस्कृति में बाहरी सन्स बुक सेलर्स एवं फकीर चंद बुक स्टोर जैसे प्रतिष्ठानों की भूमिका इस यात्रा का हिस्सा रही। संगीत की दुनिया में रिखी राम का परिवार इसका एक अलग उदाहरण है। विस्थापन के बाद दिल्ली में फिर से स्थापित हुए इस परिवार ने सितार, सरोद, तानपुरे और दूसरे वाद्य यंत्र बनाने की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके बनाए वाद्य यंत्र देश के कई बड़े संगीतज्ञों तक पहुंचे। एक दूसरी विरासत भोजन की थी। विभाजन के बाद आए परिवार अपने साथ अपनी पाक परंपराएं भी लाए। समय के साथ मोती महल जैसे प्रतिष्ठानों ने उन स्वादों को नए शहर के जीवन का हिस्सा बना दिया। मोती महल के पकवानों ने साबित किया कि एक व्यंजन में भी एक पूरी पीढ़ी की स्मृति संजोई जा सकती है। और शिक्षा की कहानी भी इसी तरह आगे बढ़ी। अनेक परिवारों के पास बच्चों के लिए विरासत में देने को संपत्ति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ी पूंजी माना। इसी सोच ने सलवान पब्लिक स्कूल जैसे संस्थानों की नींव रखने में भूमिका निभाई। विभाजन को अब लगभग 8 दशक हो चुके हैं। विभाजन की स्मृति केवल पीड़ा की स्मृति नहीं है, इसमें उन लोगों की मेहनत और दृढ़ता भी है जिन्होंने सब कुछ खोने के बाद फिर से शुरुआत की। आज भी किसी परिवार के पुराने संदूक में एक चाबी मिल सकती है, किसी अलमारी में वर्षों पुरानी तस्वीर रखी हो सकती है, किसी बुजुर्ग को अपने गांव का नाम और वहां की कोई छोटी सी बात अब भी याद हो सकती है। विभाजन ने लाखों लोगों को उजाड़ा, लेकिन उनकी आगे बढ़ने की इच्छा को खत्म नहीं कर सका। उन्होंने नए घर बनाए, व्यवसाय खड़े किए, स्कूल बनाए, किताबें प्रकाशित की, संगीत को आगे बढ़ाया, अपनी परंपराओं को जीवित रखा। उन्होंने अपने बच्चों को वह भविष्य देने की कोशिश की जो उनसे छिन गया था। उन लाखों लोगों को नमन जिनके घर छूट गए, लेकिन जिनका साहस नहीं छूटा। उनकी स्मृति में ही उस इतिहास की सबसे मानवीय आवाज आज भी सुनाई देती है।